हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन सर, विपिन मैं चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आइए हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो न्यूमेरिकल का पार्ट हम लोग कर रहे थे, जो आपका न्यूमेरिकल फिजिक्स का न्यूमेरिकल देख रहे थे। जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है, जो एएलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी, ग्रुप डी, सब क्वेश्चन जो पूछा गया है न्यूमेरिकल, उसमें हम लोग अभी फिजिक्स का न्यूमेरिकल देख रहे थे। जो कि किस बुक से देख रहे थे, तो प्लेटफॉर्म जो न्यूमेरिकल का बुक वॉल्यूम 1 है, उसी से हम लोग कर रहे थे, जिसमें 2150 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर टोटल दिया गया है। तो हम लोग उसमें अभी फिजिक्स का क्वेश्चन देख रहे थे। हम लोग ऑलरेडी आपका 170 तक पहुंच चुके थे। 170 तक टोटल वीडियो डला हुआ है। उसका प्ले लिस्ट में भी वीडियो है, अगर नहीं देखे हैं तो पीछे का वीडियो देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में सब वीडियो पड़ा हुआ है, उसको जाकर देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाइए। 170 तक हम लोग का हो गया है। इस वीडियो में हम लोग 171 से आगे देखेंगे। ठीक, 171 से आगे देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो भी न्यू वीडियो डलेगा उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक, तो आइए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए 171 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बोला है कि एक पिंड अपनी विरामावस्था, यानी कि विरामावस्था मतलब स्थिर, 0 से चल रहा है, 0 मीटर, x बराबर 0 मीटर से चलना शुरू करता है और x अक्ष के सदिश 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के नियत त्वरण से चलता है। यदि इसकी यात्रा x बराबर 13.5 से x बराबर 54 मीटर के बीच की औसत वेग कितना होगा, यही बात पूछा हुआ है। देखिए ये मान लीजिए x एक्सिस है, ये x अक्ष है, तो ये 0 मीटर से चलना शुरू करता है, ये बोला हुआ है, और 13.5 से 54 मीटर के बीच इसका औसत वेग पूछा हुआ है। इसी के बीच ना इसका औसत वेग या औसत चाल कहिए या वेग कहिए, यही पूछा हुआ है। हमें क्या पूछा है? औसत वेग। औसत वेग पूछा गया है। तो आपको क्या बताए थे कि औसत वेग बराबर क्या होता है? कुल दूरी बट्टा कुल समय होता है। कुल दूरी, यहां से कुल दूरी बट्टा कुल समय होता है। इससे आराम से आप लोग निकाल लीजिएगा। ठीक, टोटल डिस्टेंस बट्टा टोटल टाइम, ये औसत चाल कहिए, औसत वेग करिए, इसी से हम लोग निकालते हैं। तो हमें बोला है ना कि यहां से यहां तक के बीच का बोला हुआ है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जा रहा है, ये डिस्टेंस आप निकाल लीजिए। तो ये डिस्टेंस देखिए, यहां से 13.5 से स्टार्ट करना है और 54 तक जाना है, यानी कि ये जो बीच का डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस दूरी कितना हो जाएगा? दूरी बराबर, तो 54 में से हम क्या करेंगे? घटा लेंगे, 13.5 घटा लेंगे, तो ये दूरी निकल जाएगा आराम से। तो ये कितना हो जा रहा है? देखिए यहाँ पे हो जाएगा 0.5 और 3 3 0 हो जाएगा, और 5 में से 1 गया 4, 40.5 मीटर डिस्टेंस आ गया। यानी कि कुल दूरी ये जो तय किया है ना, 40.5 मीटर इसके बीच दूरी तय किया है। अब हमें बात कह रहे हैं ना कि समय निकालना है, कि समय कैसे निकालेंगे, टाइम भी निकालना है, तभी ना कुल समय से हम भाग दे देंगे। तो देखिए ध्यान दीजिए, अगर इस पॉइंट पे हम समय निकाल लेते हैं और इस पॉइंट पे समय निकाल लेते हैं, तो दोनों को घटा देंगे तो बीच का समय आराम से निकल जाएगा। जैसे हम दूरी घटा दिए हैं, 54 में से 13.5 यहां तक है, तो ये घटा लिए हैं, तो कितना आ गया? 40.5 मीटर। अब समय कैसे निकालते हैं? तो ये एक फॉर्मूला देखिए, आपको दूरी, चाल, ये समय वाले में, त्वरण वाले में सब फॉर्मूला बताए थे कि s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इससे हम लोग t आराम से निकाल लेंगे। s मतलब डिस्टेंस था, u प्रारंभिक चाल, t समय 1/2 है, त्वरण t समय हो जाता है। तो एक बात बताइए कि ये जब विरामावस्था से चलना शुरू किया है तो इसके लिए u 0 होता है। ये भी बात आपको बताए थे कि जब कोई वस्तु विरामावस्था से चलती है तो u क्या होता है? वहां पे 0 हो जाता है। तो ये टर्म टोटली 0 हो जाएगा। यहाँ पे भी हम निकाल लेना है, s बराबर यहाँ 13.5 ले लेना है। पहले इस पॉइंट पे हम समय निकालते हैं, तो 13.5 बराबर समय निकालना है। इधर देखिए 13.5 बराबर, ये तो टोटल 0 हो जाएगा क्योंकि प्रारंभिक चाल 0, तो उसको हटा दीजिए। 1/2 और a कितना है यहाँ से? तो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और समय हमें निकालना है। यहाँ मान लेते हैं ना कि t1 समय है, तो t1 स्क्वायर कर लेते हैं। अब देखिए, तो 3 से कटा दीजिए, तो 3 चौके 12, 3 पचे 15, यानी 45 दूना 90, यानी t1 स्क्वायर इक्वल टू 9 हो जा रहा है। तो यहाँ से हमें t1 निकल गया, t1 इक्वल टू 3 सेकेंड हो जाएगा, सेकेंड में आएगा। तो हमें ये बात पता चल गया ना कि यहाँ पे ये t1 कितना है? t1 इक्वल टू 3 सेकेंड है, 3 सेकेंड ये भी निकाल लिए। अब यहां निकाल लीजिए कि यहां पे समय क्या आ रहा है, तो यही फॉर्मूला लगा देंगे। s बराबर, देखिए इधर हम रफ काम कर लिए हैं, s यहां पे हमें 54 लेना है, तो 54 बराबर 1/2, a तो यहां भी 3 लेना है, और t2 स्क्वायर हो जाएगा, t2 स्क्वायर। तो 3 से कटा दीजिए, 18, तो यहीं 54 हो जाएगा, 18 दूना 36,
यानी T2 इक्वल टू 6 सेकेंड आ जा रहा है। ठीक, यहाँ पे जो समय आ रहा है और क्या आ जा रहा है, 6 सेकेंड आ जा रहा है। तब टोटल समय इसके बीच का समय कितना होगा, 6 में से 3 घटा लेंगे यानी कि 3 समय आ जाएगा। टोटल जो टाइम हो गया ना, टाइम, ये टाइम इंटरवल कितना हो गया, 3 सेकेंड हो गया। ये बात समझ में आया? अब कुछ इसमें है ही नहीं, यानी कि औसत चाल बराबर यहाँ से आराम से निकाल लेंगे। औसत चाल या वेग बराबर टोटल डिस्टेंस है 40.5 बट्टा टोटल टाइम 3 आया है, भाग दे दीजिए 13 39 और 3 5 15 यानी 3.5 मीटर पर सेकेंड जो हो जाएगा ना, ये औसत चाल या औसत वेग हो जाएगा। बात आप समझे कि नहीं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फिर से एक बार समझ लीजिए, देखिए ध्यान दीजिए। ये हमें क्वेश्चन ये कह रहा है ना कि एक्स एक्सिस पे कोई विरामावस्था से चलना शुरू कर रहा है, तो 13.5 और 54 मीटर के बीच का जो औसत चाल है ना, यही हमें निकालना। बहुत तरीका से निकाल सकते हैं, लेकिन ये तरीका सबसे आसान है। तो हम क्या बताए थे आपको कि औसत चाल बराबर औसत दूरी, वेग बराबर क्या होता है, टोटल डिस्टेंस, कुल दूरी बटा कुल समय होता है। तो दूरी तो आसानी से निकल रहा है, ये इसके बीच का हमें बोला हुआ है, तो ये डिस्टेंस हम आराम से निकाल ले रहे हैं। 54 में से 13.5 घटा लिए यानी कितना आ जाएगा, 40.5 मीटर टोटल डिस्टेंस आ जा रहा है। और समय निकालने के लिए इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, s बराबर ut प्लस हाफ AT²। अगर प्रारंभिक अवस्था से चल रहे हैं तो ये 0 हो जाएगा, u 0 हो जाएगा, यानी कि 13, यहां अगर समय निकालते हैं तो इस डिस्टेंस को लेंगे 13.5 को, तो 13.5 बराबर 1/2, ए त्वरण दिया हुआ है 3, T2 कर लिए, तो यहां से सॉरी T1, तो T1 कितना आ जाएगा, 3 सेकेंड आ जाएगा, यानी यहां वाला जो समय है ना 3 सेकेंड आ गया। अब यहां वाला समय निकालने के लिए यहाँ s क्या लेंगे, 54 लेंगे, तो 54 लेकर कर रहे हैं, तो यहाँ T2 क्या आ जा रहा है, 6 आ जा रहा है। इसका मतलब इसके बीच का जो समय है ना वो 3 सेकेंड हो जाएगा। कैसे, तो 6 में से 3 घटा लिया यानी कि 3 सेकेंड आ गया। तो औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय, टोटल हमें क्लियर हो गया, तो भाग दे दिए 13.5 मीटर पर सेकेंड। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मिला लीजिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? सिंपल क्वेश्चन था लेकिन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको समझने वाला क्वेश्चन है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए 72 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए क्या कह रहे हैं 72 नंबर कि क्रमशः 20 ओम 30 ओम के 2 प्रतिरोध को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इस संयोजन को 8 ओम के एक प्रतिरोध को 12 वोल्ट की एक बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो 30 ओम वाले प्रतिरोध में प्रभावित धारा कितनी होगी। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी समझिएगा बड़े इत्मीनान से। देखिए फिर हम बना लिए हैं, ये 2 ओम जो है समानांतर क्रम में है, 20 ओम और 30 ओम यही है, दोनों को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। फिर इसे ना श्रेणी क्रम में 8 ओम और 12 वोल्ट के बैटरी से जोड़ दिया जाता है। तो ये बोल रहा है ना कि 30 ओम के प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली धारा कितनी होगी, धारा पूछा गया है। देखिए ध्यान दीजिए, इसका एक फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। फॉर्मूला याद रहेगा तो बहुत आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। I यानी I का मतलब धारा किसका, तो 30 ओम प्रतिरोध का हमें धारा निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि जिसका धारा निकालना हो उसके विपरीत प्रतिरोध बटा उस लूप मतलब परिपथ हो गया, केवल उसी परिपथ को लेना है जिसका निकालना है, उस लूप का कुल प्रतिरोध गुणे कुल धारा होता है। तो सबसे पहले तो आपको धारा निकालना होगा। धारा निकालने के लिए हमें क्या निकालना होगा, तो R इक्विवेलेंट निकालना होगा। अब R इक्विवेलेंट के लिए पहले इसका देखिए, इसका निकाल लेते हैं। ये दोनों श्रेणी क्रम में है ना, तो यहां से 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/20 प्लस 1/30 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, ये 30 60 एलसीएम हो जाएगा ना, 5/60, इसका मतलब 1/12 हो गया। तो इस परिपथ का टोटल R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 12 ओम हो जाएगा। और जब ये श्रेणी क्रम में है तो टोटल R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R इक्विवेलेंट यानी कुल धारा, ये जो प्रतिरोध होगा ना उस R इक्विवेलेंट टोटल कितना हो जाएगा, तो 12 ओम और प्लस ये 8 ओम हो जाएगा, क्योंकि ये तो श्रेणी क्रम है तो सिंपल जुड़ जाएगा, यानी कि 20 ओम जो है टोटल R इक्विवेलेंट हो गया। ये दोनों श्रेणी क्रम में था तो 1/20 1/30 यानी 1/12, तो R इक्विवेलेंट कितना आ गया, 12 ओम आ गया। और जब ये श्रेणी क्रम है तो श्रेणी क्रम में सिंपल जुड़ जाएगा, 20 ओम हो गया। ठीक, अब एक बात बताइए कि धारा में निकालना है, तो धारा निकालने का आपको क्या फॉर्मूला बताएं, इधर थोड़ा देखिए, V बराबर IR होता है, V बराबर IR, तो I इज,
तो देखिए आई बराबर क्या होता है, वी बाई आर। अब रख दीजिए यहाँ सिंपल वी यहाँ से विभवांतर कितना है 12 और बट्टा आर, मतलब आप आर इक्विवेलेंट कितना निकालें 20 निकालना है 20, तो यहाँ से ये 12/20 एम्पियर हो जाएगा, ये एम्पियर हो जाएगा। तब इसमें रख लेंगे आराम से जिसका हमें निकालना हो, इस पर आराम से सजा दीजिए। क्या कह रहा है कि आर 30 ओम का हमें प्रतिरोध निकालना है, आई जो है 30 ओम का, तो जिसका निकालना हो उसके विपरीत प्रतिरोध, तो इसके विपरीत क्या है यहाँ पे 20 है, तो ऊपर हम लोग का 20 रहेगा बट्टा उस लूप का कुल प्रतिरोध, यानी लूप मतलब ये टोटल, इसका टोटल प्रतिरोध 20 और 30 कितना हो जाएगा नीचे 50 हो जाएगा, और गुणे कुल धारा मतलब कितना आप निकाले, देखिए तो धारा यहाँ निकाले हैं 12/20 निकालना है, तो देखिए 0 से 0 कट गया और यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 12/50 हो जाएगा, तो भाग दे देना हमें। देखिए तो 5 दूना 10, 5 चौक 20, यानी यहाँ पॉइंट आ जाएगा, नहीं 1 मिनट, ये तो 2.4 आ रहा है ना, फिर 10 से भाग देंगे 0.24 आ जाएगा, 24 एम्पियर हो जाएगा, और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो मिला लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, फिर एक बार समझ लीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन आगे बहुत आएगा, ठीक, इत्मीनान से समझिए बड़ी आराम से। ये तो हम लोग परिपथ बना लिए हैं समझने के लिए, ठीक, ये दोनों जो है 20 ओम 30 ओम समानांतर क्रम में है, और एक श्रेणी क्रम में 8 ओम, एक बैटरी को भी जोड़ रहे हैं 12 वोल्ट के बैटरी को, एक सीरीज पूरा हो गया, ठीक। अब हमें बोला है ना कि हमें निकालना है कि 30 ओम से 30 ओम के प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली धारा निकालना है। तो इसका एक फॉर्मूला क्या लिखा है आपको कि आई, जिस प्रतिरोध का आई निकालना हो, धारा निकालना हो, तो इसका एक फॉर्मूला क्या होता है कि जिसका धारा निकालना हो उसके विपरीत प्रतिरोध बट्टा उस लूप का कुल प्रतिरोध गुणे कुल धारा होता है। तब एक कुल धारा निकालने के लिए हमें सबसे पहले इसका प्रतिरोध का आर इक्विवेलेंट निकालना होगा। तो आर इक्विवेलेंट के लिए इसका देखिए क्या हो जाएगा, ये दोनों श्रेणी क्रम में है तो बट्टा में जुड़ जाएगा, 1 बट्टा होता है, तो 1/12 यानी कि यहां से निकल गया 12, इसका 12 निकल गया, अब ये श्रेणी क्रम में है तो जुड़ जाएगा, समानांतर में रहता है तो क्या होता है 1 बट्टा, अब ये श्रेणी क्रम में यहां पे हो जाएगा तो जुड़ जाएगा, सिंपल 12 8 20 हो जा रहा है। कुल प्रतिरोध इसका आर इक्विवेलेंट टोटल परिपथ का कितना हो गया, यहां से 20 ओम हो गया। अब आप पढ़े होंगे कि V बराबर आई आर, तो I इक्वल टू V बाई आर, तो 12 वोल्ट है बैटरी, तो 12/20 हो जाएगा, 20 हम लोग निकाले हैं, ये धारा का मान हो गया। तो अब यहां रख देते हैं सिंपल 20/50, ये 20 हो गया जिसका निकालना है, और टोटल मतलब 50 और गुणे 12/20, इसको कैलकुलेट कर लिए, कितना आ जा रहा है आपका 0.24 एम्पियर आ जा रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। बात क्लियर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 173 नंबर। चलिए 173 की ओर बढ़ते हैं। बोला है कि 100 ग्राम के एल्युमिनियम के टुकड़े जिसकी विशिष्ट उष्मा दिया गया है, विशिष्ट उष्मा 900 जूल पर केजी पर केल्विन का ताप 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए कितनी ऊष्मा देनी चाहिए, ऊष्मा की बात किया है। देखिए एक फॉर्मूला आप यहां से ध्यान रखिएगा कि H बराबर हीट बराबर क्या होता है MS डेल्टा टी, डेल्टा टी मतलब ना कितना ऊष्मा ये दे, ऊष्मा तो कितना दे रहा है, ये हो गया, ये ताप में परिवर्तन हो गया, डेल्टा टी मतलब क्या हो गया ताप में परिवर्तन। सबको अगर यहाँ लिख दें तो H जो हो जाएगा यहाँ से ऊष्मा हो जाएगा, H इक्वल टू ऊष्मा, कितना ऊष्मा दे रहे हैं, और M बराबर भार हो जाएगा, द्रव्यमान यहाँ दिया हुआ है ना कि M बराबर इतना द्रव्यमान दिया हुआ है ना, ये हो जाएगा क्या हो जाएगा इसका द्रव्यमान हो जाएगा। और यहाँ आते हैं तो S विशिष्ट उष्मा हो जाएगा, S क्या हो जाएगा जो दिया है हम लोग का यहाँ से विशिष्ट उष्मा हो जाएगा, विशिष्ट उष्मा। और डेल्टा टी मतलब क्या होता है हीट में परिवर्तन, उष्मा में परिवर्तन, ये ना होगा बढ़ाने के लिए उष्मा परिवर्तन, ये हो जाएगा आपका ताप परिवर्तन, उष्मा नहीं, उष्मा तो ये हो जाता है ना ताप परिवर्तन, ताप में परिवर्तन। अब देखिए ध्यान से देखिए, हमें बोला है ना यहाँ पे कि 100 ग्राम एल्युमिनियम के टुकड़े की विशिष्ट, ये दिया हुआ हमें एस दिया हुआ है कितना 900, एस हमें दिया है यहाँ से 900 जूल पर केजी और पर केल्विन, ये दिया हुआ है, ठीक। उसके बाद से द्रव्यमान भी हमें दे दिया है ना 100 ग्राम दिया हुआ है, ये अगर 100 ग्राम दिया हुआ है ना 100 ग्राम, और ये देखिए यहाँ पे केजी में है, ये ग्राम में है, तो हम इसे केजी में इसको भी बदल लेते हैं तो 0.1 केजी आ जाएगा,
क्यों इसे केजी में बदले कि ये केजी में तो ये भी केजी में होना चाहिए। तो 1000 से भाग दे देंगे तो 0.1 केजी आ जाएगा। और ये ऊष्मा हमें निकालना है और ताप में परिवर्तन दिया गया है, कितना डिग्री बढ़ा रहा है यहाँ पे, तो 10 डिग्री, 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा रहा है, 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा रहा है यहाँ से। अब सिंपल हो गया, कुछ भी जो पूछा निकाल लीजिए। हमें हीट पूछा है तो आराम से रख दीजिए। द्रव्यमान कितना है हम लोग का 0.1 इंटू विशिष्ट ऊष्मा कितना है 900 है, और गुणे ताप में परिवर्तन डेल्टा टी, ताप में परिवर्तन कितना है 10 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आराम से रख लीजिए, देखिए कटा दीजिए यहाँ से, ये हटाएंगे तो ये कट जाएगा, यानी कि हीट कितना हो जाएगा 900 जूल हो जाएगा, 900 जूल, जो कि ऑप्शन नंबर देख लीजिए तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। बात क्लियर हुआ? यानी इसके लिए, इस तरह के क्वेश्चन के लिए हमें हीट जब भी निकालना तो फॉर्मूला ये ध्यान रखना होगा, H बराबर ms डेल्टा टी होता है। m द्रव्यमान हो जाएगा, S विशिष्ट ऊष्मा, डेल्टा टी मतलब ताप में परिवर्तन, और H तो हीट है ही। यहाँ से जो पूछेगा आराम से यहाँ से निकाल लेंगे। बात क्लियर? कोई दिक्कत? सिंपल रख दिए हैं। अब ये अगर केजी में है, यहाँ केजी में है तो ये भी केजी में होना चाहिए, तो केजी में बदल, एक जाति में होना चाहिए तो ये भी केजी में बदल लिए हैं। ये ऊष्मा निकालना है, 900 दिया है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड दिया गया है, सब रख लिए, कितना आ रहा है 900 जूल आ जा रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में दिया हुआ है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 174। चलिए अगला 174 की ओर बढ़ते हैं। 174 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, क्या कह रहा है? कह रहा है हमें कि यदि F न्यूटन बल लगाकर 25 केजी द्रव्यमान के एक बक्से को 15 मीटर तक धकेला जाता है, यदि इस प्रक्रिया में किया गया कार्य 480 जूल है, तो F का वैल्यू निकालना है। देखिए कार्य बराबर, अब क्या पढ़े थे कि वर्क बराबर W इज इक्वल टू F इंटू एस होता है, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है। यानी ये पढ़े कि कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। अगर यहाँ पे थीटा एंगल पे अगर कर रहे हैं तो यहाँ से एक बात और बताए थे कि W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा होता है, एफ एस कॉस थीटा। तो ये दोनों फार्मूला यूज होता है कार्य के लिए, लेकिन यहाँ सिंपल हमें बल और विस्थापन दिया हुआ है तो इसी फार्मूला को लगा लेंगे। यहाँ से हमें क्या पूछा है आपसे कि कितना बल लगाएंगे, बल निकालना है, तो F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा W, कार्य बटा S विस्थापन। ये S क्या है? विस्थापन है। F क्या है? यहाँ से बल है, और W क्या है? कार्य है। तो अब रख लीजिए, देखिए F यानी कि बल निकल जाएगा, W कितना है आपका? कार्य यहाँ पे 480 है ना, कार्य बराबर 480 जूल और बट्टा S मतलब कितना विस्थापित हुआ है 15 मीटर। वो द्रव्यमान दिया है, द्रव्यमान पे कोई इसका इफेक्ट नहीं पड़ता है, 15 मीटर, तो इसको 15 से हम भाग दे देते हैं। देखिए तो 15 या 45, 46, 47, 48, 15 दूना 30, यानी कि 32 न्यूटन का बल लगेगा। F इक्वल टू कितना आ जाएगा? F इक्वल टू 32 न्यूटन का बल लगाए हैं। तो देख लीजिए यहाँ किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी जो है हम लोग का आंसर हो जाएगा। बात आपको समझ में आ गया ना? यहाँ से कार्य पूछा है, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, तो हमें कार्य दिया हुआ है, बल निकालना है, तो बल बराबर क्या हो जाएगा? कार्य बटा विस्थापन। कार्य 480 15 मीटर विस्थापित हुआ है, द्रव्यमान पे इसका प्रभाव नहीं पड़ता है, कार्य से ना द्रव्यमान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसको आपको बताए होंगे भी कि W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, तो द्रव्यमान पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक, यहाँ हमें थीटा पे जब दिया रहता है तब इसको अप्लाई करेंगे। यहाँ सिंपल इसको हमें विस्थापन दिया हुआ है और कार्य दिया हुआ है, तो कार्य में विस्थापन से भाग दे दिए, कितना जा रहा है 32 न्यूटन का यहाँ पे बल लग रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 175। चलिए 175 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, क्या बोला हुआ है? कह रहा है कि 25 ओम किलो ओम दिया है, प्रतिरोध वाले एक तार पर 12.5 वोल्ट के विभवांतर आरोपित किया जाता है, तो धारा पूछा हुआ है, धारा एम्पियर में पूछा है। तो आप क्या पढ़ें कि V बराबर आई आर, ये बात तो बहुत बार बता दिए हैं कि V बराबर आई आर होता है। अगर I निकालना हो, धारा निकालना हो, तो V बाई आर हो जाएगा। तो देख लीजिए कितना वोल्ट है, 12.5 रख दीजिए, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, 12.5 वोल्ट है, और ये 25 प्रतिरोध कितना है 25 ओम है, भाग दे देना है यहाँ पे। तो देखिए तो ये 25 5 हो जाएगा, यानी कि 0.5 एम्पियर का धारा नहीं जाएगा, 0.5 एम्पियर। तो ऑप्शन से मिला लेते हैं, देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। 75 का ए हो जाएगा 0.5 एम्पियर। देखिए यहाँ पे दो गो ऑप्शन दे दिया है, एक ए भी दिया है, एक सी भी दिया है, तो दोनों में से कोई हो जाएगा। यहाँ पे जो दोनों में से कोई भी हो जाएगा,
एक यहाँ नहीं देना चाहिए, मिस्टेक से दोनों में दे दिया है, ठीक। 0.5 एम्पियर होगा जो कि ऑप्शन ए में भी दिया है, सी में दिया है, हम लोग ए ही बनाएंगे। अगर ऐसा आपको एग्जाम में भी टकरा जाए ना तो फर्स्ट को प्रेफरेंस दिया जाता है, ठीक। तो इसके अकॉर्डिंग ए आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए 0.5 में। सिंपल है, V बराबर आई आर, आई बराबर V बाई आर हो जाएगा। ए 12.5/25 करें 0.5, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं 176 नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 176 कह रहा है कि उस घिरनी प्रणाली का वेग अनुपात ज्ञात करें जिसकी दक्षता 50% हो और उस पर 100 न्यूटन का बल लगाया जाता है और उससे 250 न्यूटन भार उठाती है। देखिए इसके लिए ना एक फॉर्मूला लिखे हुए हैं, ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा तो आसानी से बन जाएगा, ठीक। घिरनी की वेग अनुपात बराबर क्या होता है, 1 घिरनी की दक्षता यानी क्षमता जो होगा दक्षता और गुणे उठाया गया भार बट्टा लगाया गया बल हो जाएगा। बहुत सिंपल है, इसी पे निकाल लेना है। घिरनी का वेग अनुपात बराबर 1 घिरनी की दक्षता गुणे उठाया गया भार बट्टा लगाया गया बल हो जाएगा। सब कुछ दिया हुआ है। दक्षता देखिए, अच्छा 50% का मतलब क्या हुआ, 50% इसका दक्षता है। ये घिरनी का दक्षता जो दिया हुआ है ना 50%, तो 50% मतलब 1/100, सॉरी 50/100। ये 50/100 का मतलब एक कटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो घिरनी की दक्षता कितनी निकल गई, 1/2। अब रख लीजिए यहाँ से सिंपल, 1 घिरनी की दक्षता 1/2, तो 1/2 करेंगे तो ये 2 ऊपर चल जाएगा, गुणे उठाया गया भार देखिए तो कितना है, और इसमें 100 न्यूटन का बल लगाते हैं तो 100 नीचे हो जाएगा, बल नीचे रहेगा, यहाँ पे बल नीचे रहेगा, और भार कितना है 250 न्यूटन का भार उठा रहा है। देखिए सिंपल हो गया, 0 से 0 हो गया और 2 × 10 और 5 से कटा लेंगे तो ये 5 हो जाएगा, यानी कि इसका वेग अनुपात कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। देखिए इसके लिए ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, नहीं फॉर्मूला याद होगा नहीं बनेगा, ठीक। क्या है, तो घिरनी की वेग अनुपात बराबर 1 घिरनी की दक्षता गुणे उठाया गया भार बट्टा लगाया गया बल। सिंपल रख लिए, कितना आ जा रहा है, अनुपात है तो अनुपात 5 में आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 177 देखिए 177 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि यदि 85 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान वाले 2.5 लीटर गर्म पानी को 4.5 लीटर ठंडे पानी के साथ मिलाया जाता है तो संतुलन ताप तक पहुंचने पर ठंडे पानी का तापमान 15 डिग्री बढ़ जाता है, ठंडा वाला का 15 डिग्री बढ़ जाता है। तो यह मानकर कि कोई उष्मा की हानि न हुई हो, ठंडे पानी की प्रारंभिक तापमान कितनी थी। जो बढ़ा हुआ है 15 डिग्री तो उससे पहले का पूछ रहा है, प्रारंभिक वाला, थोड़ा ध्यान दीजिए। अच्छा अभी आपको क्या बताए थे कि एक फॉर्मूला लिखाए थे कि ऊष्मा इक्वल टू H इक्वल टू क्या होता है, H इज इक्वल टू MS डेल्टा T होता है। M द्रव्यमान हो जाएगा और S विशिष्ट ऊष्मा और डेल्टा T मतलब ताप में परिवर्तन, और ये हीट हो जाएगा, ऊष्मा हो जाएगा, ठीक। तो देखिए 2 प्रकार का यहाँ पे जल है, एक ठंडा है, ये हॉट हो गया गर्म, और एक कोल्ड है, कोल्ड, ठीक। दोनों का हम लिख लेते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। M, इसका M दिया हुआ है, M मतलब वॉल्यूम ही हो गया यहाँ पे द्रव्यमान। तो ये कितना दिया है, हॉट वाला का, गर्म का 2.5 लीटर दिया हुआ है, तो M1 कर लेते हैं, 2.5 लीटर दिया हुआ है, ठीक। और इसका देखिएगा तो 4, इसका जो M2 है ना वो कितना दिया हुआ है, इसका 4.5 लीटर। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको इत्मीनान से समझिएगा, ठीक। अब कह रहे हैं ना कि इसका जो ऊष्मा है, ऊष्मा इसका हीट दिया गया है, H इज इक्वल टू कितना दिया है, 50 नहीं, तापमान दिया गया है T, इसका टेम्परेचर जो है दिया गया है 85 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका तापमान रियल तापमान दिया गया है, प्रारंभिक तापमान। यहाँ लिख सकते हैं हम लोग कि ये प्रारंभिक तापमान है। प्रारंभिक टेम्परेचर जो है कितना दिया गया है, यहाँ पे प्रारंभिक टेम्परेचर जो है 85 डिग्री सेंटीग्रेड दिया गया है। अब देखिए क्या करें, तो संतुलन ताप पहुंचने पर ठंडे पानी का तापमान डेल्टा T, यानी कि ये ठंडा वाला का दिया है, डेल्टा T2 जो है हमें दे दिया है कि 15 डिग्री सेंटीग्रेड जो है बढ़ जा रहा है, इसका वृद्धि हो जा रहा है। तो यह मानकर कि कोई ऊष्मा की हानि न हुई हो, ठंडे पानी की प्रारंभिक तापमान, इसका पहले वाला तापमान हमें पूछ रहा है, इसका टेम्परेचर हमें नहीं पता है, प्रारंभिक तापमान ये पूछ रहा है। इसका जो है प्रारंभिक तापमान जो है हमें नहीं पता है, प्रारंभिक तापमान ये नहीं पता है, यही हमें निकालना है कि कितना होगा। देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा।
अच्छा, इसमें हमें तो डेल्टा T1 नहीं दिया हुआ है, इसके ताप में कितना परिवर्तन हुआ है ये हमें नहीं दिया हुआ है। अगर यहां से डेल्टा T1 निकाल लेना तो सब कुछ निकल जाएगा, ये भी ये तापमान में परिवर्तन, प्रारंभिक तापमान यहां से आराम से निकल जाएगा। देखिए कैसे होगा। अच्छा, एक बात बताइए कि ये दोनों को हम मिला रहे हैं, तो दोनों को मिला रहे हैं, असंतुलन की स्थिति में आ जाता है। इसका मतलब कि इसमें से ताप निकलेगा, हॉट वाला में से निकलेगा और कोल्ड वाला में जाकर मिलेगा, तभी ना इसका तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जा रहा है। ये पहले कम था और 15 डिग्री बढ़ गया। तो देखिए अब हॉट वाला का अगर निकालते हैं हीट मतलब MS3, और देखिए एस यहाँ से दोनों वाटर है ना, तो ABC सुषमा दोनों का खत्म हो जाएगा। ये अगर इधर लिखते हैं, देखिए हॉट वाला का निकालते हैं तो MS, यहाँ हीट निकालेंगे तो MS डेल्टा T, यानी M कितना है यहाँ पे 2.5 और S विशिष्ट उष्मा तो कट ही जाएगा, और डेल्टा T1 हमें नहीं पता है, इसका डेल्टा, इसके ताप में कितना परिवर्तन है नहीं पता है। ये प्रारंभिक तापमान दिया गया है लेकिन ताप में कितना परिवर्तन है ये चीज हमें नहीं दिया गया है। यही निकाल लेंगे तो आराम से सब कुछ निकल जाएगा। अब इधर ध्यान दीजिए, और संतुलन की स्थिति में दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब यहाँ देखिए इसका हम करते हैं तो MS डेल्टा T, तो यानी यहाँ M कितना है 4.5 है इंटू S मतलब विशिष्ट उष्मा AC हो जाएगा, और डेल्टा T2 का मान दिया है 15 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, ये चीज दिया हुआ है। अब देखिए S तो विशिष्ट उष्मा दोनों वाटर है, खत्म कर दीजिए। तो यहाँ से डेल्टा T1 जो है हॉट वाला के ताप में कितना का गिरावट आएगा ना, परिवर्तन, तो कितना आ जाएगा देखिए तो 4 अच्छा यहाँ से एक बात और कर देते हैं, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट, 5 × 5 = 25, 5 × 9 = 45, फिर यहाँ अगर कटाते हैं तो 5 × 3 = 15, यानी 29 27 डिग्री, 27 डिग्री सेंटीग्रेड कमी आ जाएगा, कमी आएगा। इसमें जब वृद्धि हो रहा है तो हॉट वाला में क्या आएगा, कमी आएगा। तो अब एक बात बताइए कि ये पहले 85 था तो ये कम होकर के कितना हो जाएगा, कमी के बाद, ये कमी के बाद संतुलन के समय ये कितना हो जाएगा, तो 85 में से हम घटा लेंगे 27, तो 15 में से 60 गया, 8 हो जाएगा यहाँ पे, और ये यानी 58 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ये जो संतुलन के समय अगर ये 58 डिग्री है तो कोल्ड वाला भी 58 डिग्री होगा, क्योंकि संतुलन है, तो उस समय ये भी 58 डिग्री हो जाएगा। यानी कि ये जो संतुलन के समय, इसका इधर लिख देते हैं, देखिए संतुलन के समय, संतुलन के समय कोल्ड वाला का, कोल्ड का तापमान इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये इधर लिख देते हैं, तापमान इज इक्वल टू 58 डिग्री सेंटीग्रेड। ये क्यों होगा, अब बात को समझिए आप पहले। जब दोनों संतुलित है इसका मतलब कि इसका जितना तापमान है उतना तापमान कोल्ड वाला का भी हो गया है। तो अगर 58 डिग्री ये घट कर गए, 27 डिग्री कम हो जा रहा है, यानी कि 58 डिग्री हो जा रहा है, तो ये भी 58 डिग्री है, लेकिन इसका हमें प्रारंभिक पूछा हुआ है, तो ये कितना बढ़ा है, देखिए तो ये 15 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है। इसका मतलब इसका प्रारंभिक निकालने के लिए प्रारंभिक तापमान कैसे निकलेगा, तो तापमान बराबर, ये अभी 58 डिग्री है और कितना बढ़ा है, तो 15, तो 15 घटा दीजिए तो प्रारंभिक निकल जाएगा। 8 में से 5 गया 3, और यहाँ कितना हो जाएगा 43 डिग्री सेल्सियस जो है इसका प्रारंभिक तापमान होगा, और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, फिर से एक बार समझ लीजिए, जो कि ऑप्शन से देख लीजिए किसमें दिया है यहाँ से, तो ऑप्शन नंबर हम लोग का 77 है ना, बी में दिया हुआ है, बी जो है आंसर हो जाएगा। देखिए फिर से एक बार बहुत इत्मीनान से समझिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन ही आपको फंसाता है और ये नहीं बन पाता है। देखिए हीट इक्वल टू क्या होता है, MS डेल्टा T होता है। अब ये हॉट का भी और कोल्ड का भी, दोनों ये हॉट कोल्ड एक ही में हम मिला रहे हैं, ठीक। तो जब मिलाएंगे तो क्या परिवर्तन होगा, तो देखिए यहाँ थोड़ा समझिएगा कि जब मिलाएंगे, यानी ये जो हॉट वाला है ना, कोल्ड के साथ मिलाएंगे तो इसका तापमान कमी होगा और इसके तापमान में वृद्धि होगा। कोल्ड वाला में क्या होगा, तापमान में वृद्धि होगा। तो अब वृद्धि हो रहा है, लेकिन संतुलन के स्थिति में दोनों का तापमान बराबर, जो हीट होगा ना, टेम्परेचर दोनों का बराबर हो जाएगा। तो अब हीट यहाँ से MS डेल्टा T, इससे हम लोग निकाल ले रहे हैं। तो इसका जो है M कितना दिया है, 2.5 लीटर, तो MS विशिष्ट उष्मा दोनों वाटर है तो दोनों सेम रहेगा, कट जाएगा SS, और डेल्टा T1 इसका कितना कम हुआ है पता ही नहीं है, और वहीं तो हमें निकालना है, और ये निकल जाएगा कि कितना कमी हुआ है, तो सब कुछ निकल जाएगा यहाँ से। इसमें ये दिया है कि 15 डिग्री का वृद्धि हुआ है, तो यहाँ से इसका जो है M दिया है 4.5 लीटर, विशिष्ट उष्मा S, 15 डिग्री कमी हो गया, वृद्धि हो गया है, डेल्टा T2 इक्वल टू 15। तो यहाँ से कटा कर निकालते हैं तो डेल्टा T1 बराबर हो जा रहा है 27 डिग्री सेल्सियस का कमी, किसमें,
हॉट वाला में। तो जब ये पहले 85 था तो कम होने के बाद कितना हो गया 58 डिग्री। असंतुलन की स्थिति में अगर ये 58 डिग्री है तो ये भी 58 डिग्री रहेगा। इसका मतलब कोल्ड भी कितना हो जाएगा 58 डिग्री, कब संतुलन के समय। और हमें पूछ रहा है प्रारंभिक वाला, तो प्रारंभिक निकालने के लिए 15 जो बढ़ा है उसको घटा दिए हैं तो कितना आ जा रहा है 43 डिग्री सेल्सियस। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नहीं समझे होंगे तो एक बार और देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 178। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 178 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 178 नंबर बोला है हमें 178 में कि 43.2 किलो जूल ऊर्जा अवशोषित कराने के लिए एल्युमिनियम से बने 800 ग्राम कैलोरीमीटर को कितने डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाना चाहिए ताकि एल्युमिनियम की विशिष्ट ऊष्मा इतना। देखिए ये सेम पीछे वाला ही क्वेश्चन हो गया, उसी फॉर्मूला पे बनेगा। H इजकल टू हम लोग क्या बढ़े थे, H इजकल टू MS डेल्टा T होता है। ये H बराबर ऊष्मा हो जाएगा, यहाँ से हीट हो जाएगा। M बराबर क्या हो जाएगा द्रव्यमान, S बराबर विशिष्ट ऊष्मा और डेल्टा T बराबर क्या होगा ताप में परिवर्तन। तो देखिए हमें पूछा है ना यही डेल्टा T पूछ रहा है कि कितना डिग्री टेम्परेचर देना चाहिए, ताप में कितना डिग्री का परिवर्तन करना चाहिए। अब एक चीज हम देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ हमें। H का वैल्यू यहाँ से दिया हुआ है, हीट जो ऊष्मा दिया है ना 43.2 किलो जूल दिया हुआ है। देखिए केजी दिया हुआ है, केजी नहीं केजी यानी कि किलो जूल दिया हुआ है। तो इसे सबसे पहले हमें क्या करना होगा जूल में परिवर्तित करना होगा। तो जूल में परिवर्तित करने के लिए हम 1000 से इसे गुणा कर लेंगे। 1000 से जब गुणा करेंगे ना तो ये क्या बन जाएगा, देखिए ये पॉइंट हटाएंगे, जीरो यहाँ से कट जाएगा, 4 3 2 और डबल जीरो, ये जूल हो जाएगा। ठीक, ये इतना 43,200 जूल हो जाएगा, टेम्परेचर हो गया। ठीक, अब देखिए क्या दिया हुआ है, एम दिया हुआ है यहाँ से, द्रव्यमान जो दिया हुआ ना एम इजकल टू 800 ग्राम दिया हुआ है। और एक बात दिया हो ना विशिष्ट ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा। अब कुछ लोग कहेंगे कि इसको आप केजी में बदलिए, पिछला वाला में केजी में बदले थे, लेकिन क्यों नहीं बदल रहे देखिए आपको बताते हैं। जो विशिष्ट ऊष्मा दिया है ना हम लोग का 0.9 जूल पर ग्राम और पर केल्विन। देखिए यहां से ये अगर ग्राम में है ये भी ग्राम में है, तब क्यों बदलना है, इसको बदलना ही नहीं है। अगर ये केजी में रहता ना विशिष्ट ऊष्मा 0.9 है यहाँ पे 0.9 जूल पर ग्राम पर केल्विन। तो अगर ये ग्राम में नहीं रहता तब ये अगर केजी में रहता तब इसको हम केजी में बदलते। दोनों ग्राम में है, कोई टेंशन नहीं है, सिंपल है। अगर ये केजी में रहेगा तो इसको भी केजी में बदलना होगा। अब देखिए हमें ये डेल्टा टी पूछ रहा है, डेल्टा टी हमें पूछ रहा है, तो आराम से निकाल लेंगे यहां से। डेल्टा टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा H बट्टा M इंटू एस हो जाएगा, H बट्टा M इंटू एस। H कितना है देखिए यहाँ पे 43,200 जूल है और बट्टा M मतलब 800 ग्राम और G कितना है S कितना है 0.9। अब देखिए ये पॉइंट से हम करेंगे तो ये कट जाएगा, यहाँ से ये 0 से कटाएंगे ये भी 0 कट जाएगा। अब 8 से कटा दीजिए, देखिए तो 8 चौके 32, 8 पंच 40, 8 चौके 32, 9 छक्के 54 हो जा रहा है, यानी कि 60 मिनट में पूरा पूरी कट जा रहा है। तो ये जो 60 डिग्री सेंटीग्रेड होगा यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। कितना ऊष्मा हमें देना होगा टेम्परेचर डेल्टा टी इक्वल टू 60 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में है, यहाँ से ऑप्शन नंबर हम लोग का हो जाएगा आपका 78 का ए नंबर आंसर हो जाएगा। ए नंबर में दिया हुआ है 60 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ जब ग्राम में था, ए भी ग्राम में है, तो हम केजी में नहीं बदलेंगे, अगर अलग अलग रहेगा तब हमें बदलना पड़ेगा। और ये हम लोग अभी इस पे 3-4 क्वेश्चन हो गया। H इक्वल टू MS डेल्टा टी होता है, तो इसे डेल्टा टी निकालना है तो H बट्टा M इंटू एस, सब कुछ दिया हुआ है रख दिए, कैलकुलेट करके निकाल दिए 60 डिग्री सेल्सियस, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 179 देखिए 179 कह रहे हैं ना कि एक ग्रह की परिधि 3600 किलोमीटर है। यदि ग्रह कोई अन्य गति नहीं करता है और इसके पूर्ण घूर्णन में 20 घंटे का समय लगता है तो उसके मध्य रेखा पर स्थित बिंदु की गति। अच्छा एक बात बताइए कि ये इसका दिया हुआ है, ये परिधि दिया हुआ है और गति निकालना है। गति का मतलब क्या होता है, गति चाल बराबर क्या हो जाएगा, चाल बराबर टोटल दूरी डिस्टेंस बट्टा टाइम हो जाएगा, डिस्टेंस बट्टा टाइम हो जाएगा, टाइम यही ना होता है। तो देख लीजिए, तो गति हमें निकालना है, इसका डिस्टेंस कितना है ये कवर कर रहा है, तो आपका 3600 किलोमीटर है परिधि। ये परिधि जो दिया है ना यही डिस्टेंस हो जाएगा, 36,000 है, 36,000 किलोमीटर है और बट्टा
यदि ग्रह कोई अन्य गति नहीं करता है और समय कितना लेता है 20 घंटा लेता है, तो 20 घंटा से भाग दे दीजिए, यानी कितना आ जाएगा, 0 से 0 कट गया, यहाँ 2 से कटाएंगे 1800 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, 1800 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। लेकिन ये किस में पूछा है, हमें मीटर पर सेकेंड में पूछा है, तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बनाने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से हम गुणा कर लेते हैं, तो ये टोटली किस में बदल जाएगा, आपका मीटर पर सेकेंड में बदल जाएगा। कैसे होता है देखिए, ध्यान दीजिए, जब भी अगर बड़ा से छोटा में जाना हो, ये किलोमीटर बड़ा है और छोटा में जाना है तो ऊपर छोटा वाला रहेगा, नीचे बड़ा वाला रहेगा। अगर मीटर से किलोमीटर में जाना होगा तो 18 बड़ा वाला ऊपर, छोटा वाला नीचे रहेगा। कटा दीजिए, देखिए ये 18 से कटाएंगे तो 100 अर्थ में कट जाएगा, यानी कि 500 मीटर पर सेकेंड जो हो जाएगा इसका गति हो जाएगा। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर मिला लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल क्वेश्चन था। समय बराबर चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर गति बराबर दूरी बटा डिस्टेंस कितना है 36,000, समय 20 घंटा भाग दे दिए, किलोमीटर पर आवर में 1800 आ रहा है, लेकिन मीटर पर के सेकेंड में बदलना है तो 5/18 से गुणा कर लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं 180। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो है 180 नंबर कह रहा है कि 5000 केजी पर मीटर स्क्वायर घनत्व वाले 10.8 न्यूटन भार वाले धातु के टुकड़े का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में निकालना है, सेंटीमीटर क्यूब में ज्ञात करें, और जी का वैल्यू दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए ध्यान दीजिए, अच्छा आयतन बराबर क्या होता है, आयतन बराबर द्रव्यमान बटा घनत्व होता है, द्रव्यमान बटा घनत्व। और यहां से हमें घनत्व तो पता है, यहां से दिया हुआ है 5000 केजी पर मीटर क्यूब, लेकिन हमें ये द्रव्यमान नहीं पता है, द्रव्यमान नहीं पता है। और एक बात आपको बताए थे कि W इजकल टू क्या होता है, M इंटू जी हो जाता है, M और G में गुणा करेंगे तो ये भार निकल जाता है, W इक्वल टू mg होता है, ये बात आपको पता होगा। तो अगर हमें M निकालना हो ना, द्रव्यमान निकालना हो, तो W बाई G हो जाता है, और यहाँ से ये दिया हुआ है तो यहाँ से M निकाल लेते हैं हम। W यानी वेट कितना दिया है, देखिए तो भार जो दिया है ना 10.8 दिया हुआ है, और बट्टा G का मान कितना दिया है 10 मीटर पर सेकेंड, 10 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 1.08 kg में आ जाएगा। भार हमेशा जो M होता है ना, भार किस में निकलता है, kg में निकलता है। तो अब भार जब यहाँ से निकल गया तो यहाँ रख देंगे। अब क्या हो जाएगा, आयतन बराबर द्रव्यमान या भार कितना निकला है 1.08, और बट्टा घनत्व कितना है, तो देख लीजिए घनत्व 5000 है, 5 ये के देखिए ये केजी में है, और ये किसमें है 5000 केजी पर मीटर मतलब ये ऊपर चला जाएगा, मीटर क्यूब ऊपर चला जाएगा। घनत्व तो हमेशा केजी पर मीटर क्यूब में होता है, तो मीटर क्यूब कहां चला जाएगा, ऊपर चलेगा। अब देखिए तो केजी कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहां से हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं ना, कैलकुलेट करते हैं तो ये जब हटाएंगे ना तो नीचे और 2 जीरो आ जाएगा, यानी 108/5 पर कितने जीरो हो जाएंगे, 3 2 5 मीटर क्यूब हो जा रहा है। और लेकिन ये क्वेश्चन में हमें सेंटीमीटर क्यूब में पूछा हुआ है, इसका जो घन आयतन पूछा है ना सेंटीमीटर क्यूब, तो इसको अगर सेंटीमीटर क्यूब में बदलना है तो हम 10 पे ना 2 जीरो ऐसे दे देंगे ना, 100 पे जो है 100 गुणे 100 से गुणा करेंगे, क्योंकि यहाँ मीटर क्यूब है ना, मीटर को जब सेंटीमीटर में बदलना होता है तो 100 से गुणा करते हैं, लेकिन यहाँ क्यूब है तो क्यूब का मतलब कि 100 3 बार मतलब 0 0 2 0 इतना से हम गुणा कर लेंगे। ये बात समझ में आया ना, तो ये डायरेक्ट सेंटीमीटर क्यूब में बदल जाएगा। अब देखिए तो क्या होता है, 5 जीरो से यहाँ 5 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा। अब 2 से गुणा कर लेंगे तो 216 सेंटीमीटर क्यूब में बदल जाएगा, और यही इसका आयतन हो जाएगा। देखिए तो ऑप्शन किस में दिया, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। आज जितने भी क्वेश्चन हुए हैं ना, लगभग आपका 7-8 क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक, देखिए फिर से एक बार समझ लीजिए, आयतन बराबर द्रव्यमान गुणे घनत्व होता है, द्रव्यमान बटा घनत्व होता है, और यहां से हमें द्रव्यमान नहीं पता है, घनत्व तो पता है कि 5000 केजी पर मीटर क्यूब दिया गया है, लेकिन द्रव्यमान नहीं पता है, और इसके लिए भार और त्वरण दे दिया है, ग्रेविटी गुरुत्वात्वरण। तो यहां से निकाल लेंगे, W इक्वल टू mg होता है, यानी कि M इक्वल टू W बाई जी। W 10.8 न्यूटन है, G का वैल्यू 10 दिया है, निकाल लिए 1.08 आ जा रहा है। अब यहां रख लिए तो द्रव्यमान बट्टा घनत्व इतना है, कैलकुलेट कर लिए। और यहां थोड़ा समझने वाली बात है, ये मीटर क्यूब में निकला है और हमें पूछा हुआ है सेंटीमीटर क्यूब में, तो मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में बनाने के लिए हम 100 पे 100 का क्यू से गुणा कर देंगे, 100 के क्यू से, तो 100 का क्यू मतलब 2 0 2 0 2 0 6 जीरो हो जाएगा। तो ये कटा के निकाले कितना जा रहा है 216 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। बात क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 181। देखिए 181 नंबर का है ना कि M द्रव्यमान, M जो है द्रव्यमान दिया हुआ है, M द्रव्यमान वाले
m kg द्रव्यमान वाले एक ड्रम को एक रैक पर लुढ़काया जाता है। रैक के निचले हिस्से पर इसकी गतिज ऊर्जा 10 किलो जूल है और वेग 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था। यदि इसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा 625 जूल थी और इसके वेग मीटर पर सेकंड में क्या होंगे। देखिए ये बाद वाला है तो इसीलिए काइनेटिक एनर्जी 2 लिख दिए हुए हैं, ये वॉल्यूम 2, ये यहाँ पे वेग दूसरा लिख सकते हैं। प्रारंभिक वेग यहाँ निकालना है हमें। ये प्रारंभिक में जो है काइनेटिक एनर्जी 625 था, जो गतिज काइनेटिक एनर्जी है गतिज ऊर्जा, तो कितना दिया हुआ था यहाँ पे, तो 625 जूल था, ठीक। और यहाँ हमें वेग निकालना था, ये पता नहीं है। देखिए यहाँ m जो है ना, m जो द्रव्यमान है ना m kg है। तो एक बात आप पढ़े होंगे कि काइनेटिक एनर्जी के ई इजकल टू क्या होता है, 1/2 mv² होता है, 1/2 mv²। तो यहाँ से m नहीं निकल जाएगा। देखिए काइनेटिक एनर्जी कितना है, ये 10 किलो जूल में था ना, तो इसको जूल में बदलने के लिए 1000 से गुणा करके हम बनाए हैं। तो ये देखिए, तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी 10,000 हो जाएगा बराबर 1/2 इंटू m निकालना है और वेग कितना है 20 का होल स्क्वायर है, 20 × 20 हो जाएगा। तो ये 2 से कटा देंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, 2 0 से ये 2 0 और कट जाएगा और 2 से कटाएं यहाँ पे कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। यानी m का वैल्यू कितना निकल गया 50 kg यहाँ पे निकल गया। अब इसमें रख दीजिए, आराम से निकल जाएगा। यहाँ भी एक बार काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है 1/2 mv², ये v1² प्रारंभिक वेग निकालना है। तो यहाँ देखिए तो काइनेटिक एनर्जी कितना था 625 इज इक्वल टू 1/2 m50 हमें निकल चुका है, यहाँ v² हमें निकालना है। तो ये देखिए कटा दीजिए, यहाँ से 2 से करेंगे तो ये 25 हो जाएगा, ये 25 से कटाएंगे तो ये 25 मर्थ में, इसका मतलब v इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड, ये पहले वाला था, यही हम लोग का निकल जाएगा और यही आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। बात क्लियर हुआ है यहाँ से। देखिए 2 को काइनेटिक एनर्जी दिया है, बाद वाला 10 किलो जूल मतलब 10,000 जूल हो जाएगा और बाद वाला वेग 20 मीटर पर सेकेंड दिया है। यहाँ द्रव्यमान नहीं पता है m दोनों में द्रव्यमान सेम रहेगा, द्रव्यमान तो नहीं ना कम होगा। तो ये द्रव्यमान m हम यहाँ से निकाल लिए हैं 50 kg आ जा रहा है। काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv² करके निकाले, द्रव्यमान 50 kg आ गया। अब फिर इसमें रख लिए, इसमें काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv², 625 बराबर 1/2 50 निकला है, तो यहाँ से वेग निकल गया, कितना हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर, बात कोई दिक्कत, सिंपली हम लोग निकाल लिए जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, सी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 182 की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 182 नंबर कह रहा है कि एक पंप की कार्य क्षमता 50% है, यह 20 मिनट में 2 टन पानी को 60 मीटर ऊंचाई तक चढ़ाता है, तो पंप की इनपुट शक्ति किलोवाट में ना, इसका शक्ति पूछ रहा है पावर। तो देखिए P इजकल टू, जब कोई ऊंचाई पे चढ़ाए ना तो उसका शक्ति निकालना हो तो P इजकल टू mgh/t। mgh मतलब ऊपर जो स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा और उससे t से भाग दे देंगे, समय से कितना देर में पहुंचा रहा है, तो वहीं उसका शक्ति निकल जाता है mgh/t। इसको ध्यान रखिएगा कि P इजकल टू, जब ऊंचाई पे कोई पंप चढ़ा रहा है पानी को या किसी वस्तु को, तो उसका जो शक्ति होता है ना mgh/t हो जाता है। तो अब सब कुछ दिया हुआ है, देखिए m 2 टन दिया हुआ है तो 2000 kg हो जाएगा। अब ऊंचाई दिया हुआ है कितना 20 मीटर और t का भी समय दिया हुआ है 20 मिनट, तो मिनट को हम लोग सेकेंड में बदल लिए, कितना कर दिए 60 से गुणा कर दिए। अब सिंपल रख दीजिए और g का वैल्यू यहाँ से दिया हुआ है, देखिए g का भी वैल्यू दिया है कितना 10 मीटर लेना है ना। g का वैल्यू हम लोग का अगर नहीं भी दिया रहेगा तो 10 लेंगे यहाँ से, अगर g नहीं दिया रहता है ना तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लिया जाता है। तो रख लीजिए P इक्वल टू m कितना हो जाएगा 2000 इंटू जी का वैल्यू 10, ऊंचाई कितना है यहाँ से तो 20 मीटर है और बट्टा इसको सेकेंड में बदल लिए हैं तो 20 × 60, 20 × 60 हो जा रहा है। तो 60 मीटर है ना जी, ऊंचाई कितना है 60 मीटर, 1 मिनट रुक जाइए, ये 60 मीटर है, ऊंचाई कितना है 60 मीटर है, यहाँ पे 60 मीटर लेना होगा। ये 60 से 60 खत्म, ये 0 से 0 खत्म, यहाँ पे 100 हो जा रहा है 100, इसका मतलब कि 1000 वाट हो जा रहा है। 1000 वाट जो हो जाएगा इसका शक्ति हो जाएगा। इसमें किलोवाट में दिया, तो किलोवाट में बदलने के लिए क्या करते हैं 1000 से भाग दे देंगे, ये वाट में है इसे किलोवाट में बदलने के लिए 1000 से भाग दे दिए, कट गया। 1 किलोवाट जो हो जाएगा ना इसका शक्ति हो जाएगा, 1 किलोवाट इस मशीन का शक्ति, जो कि ऑप्शन में देख लेते हैं तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ठीक, बात क्लियर, यहाँ कुछ भी नहीं है, सब कुछ दे दिया है। 2 टन दिया था, केजी में बदल लिए 2000, h इक्वल टू 60 मीटर, t 20 मिनट दिया था, सेकेंड में बदल लिए, g का मान नहीं दिया रहता है 10 मीटर पर सेकेंड मान लेते हैं। अब यहाँ रख देंगे p इक्वल टू mgh/t, सिंपल कैलकुलेट कर लिए। 1000 वाट आ रहा है तो किलोवाट में ऑप्शन है तो 1000 से भाग दे देंगे, यानी 1 किलोवाट जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 183 नंबर की ओर बढ़ते हैं।
देखिए 183 बोला है कि 1.6 कूलम्ब के एक आवेश को 0.8 वोल्ट विभवांतर पर स्थानांतरित करने के लिए किया गया कार्य। देखिए कार्य यहाँ पूछ रहा है कि कार्य क्या होगा, तो कार्य बराबर कितना कूलम्ब का है, 1.6 कूलम्ब का है, और कितना स्थानांतरित कर रहे हैं आवेश को, 0.8 वोल्ट स्थानांतरित कर रहे हैं। तो गुणा कर लीजिए, देख लीजिए 16 8 कितना हो जाएगा, 128 हो जाएगा, और 2 गो अंक छाट देना, यानी यहाँ आ जाएगा 0.28 जूल जो हो जाएगा, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा 1.28 जूल, जो कि ऑप्शन नंबर देख लीजिए तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सिंपल रहता है, जब भी कार्य पूछे तो इतना कूलम्ब इतना विभवांतर दोनों गुणा कर देना, सिंपल निकल जाएगा, यानी कि 1.28 जूल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है, बी में दिया है। ठीक, तो सिंपल क्वेश्चन। चलिए 184 नंबर बढ़ते हैं। देखिए 184 थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि किसी गियर ट्रेन में संचालन ड्राइवर गियर में कितना दांते हैं, उसमें दांता की संख्या निकालना है, जिसकी संचालित फॉलोअन गियर में 10 दांते हैं। संचालन ड्राइवर गियर के प्रत्येक 16 चक्कर के संचालित फॉलोअन गियर 40 चक्कर घूमता है। देखिए ध्यान दीजिए, इधर 2 प्रकार के दांते हैं, 2 प्रकार के दांते हैं, ये दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं, अटैच किए हुए हैं। ठीक, तो ये कह रहा है ना यहाँ पे कि किसी गियर ट्रेन में संचालन ड्राइवर गियर में कितने दांते होंगे, जबकि संचालित फॉलोअन गियर में 10 दांते हैं। मान लीजिए ये फॉलोअन गियर है, यहाँ पे फॉलोअन गियर है और इसमें 10 गो दांता है। इसमें दांता कितना है, 10 गो दांता, यहाँ पे 10 गो। ये फॉलोअन है, फॉलोअन गियर, दोनों का नाम अलग अलग है। ये फॉलोअन गियर है और ये कौन सा है, ड्राइवर संचालन गियर है। इसको क्या बोलते हैं, ड्राइवर संचालन गियर, संचालन गियर, यानी ये संचालित कर रहा है और ये फॉलो कर रहा है। ठीक, तो फॉलोअन गियर में कितने दांते हैं, 10 दांते हैं, और संचालित गियर में दांता पता नहीं है, ये दांता निकालना है कि कै गो दांता है, ये हमें पता यहाँ पे नहीं है। ठीक, तो ये बोला है ना कि गियर में दांते की संख्या कितनी होगी, फॉलोअन गियर में 10 दांते हैं, संचालन गियर 16 चक्कर, ये कितना चक्कर लगाता है ये हमें दिया हुआ है कि ये जो चक्कर लगाता है ना 16 चक्कर, और चक्कर के लिए फॉलोअन गियर 40 चक्कर लगाता है। ये फॉलोअन गियर जो है ना, फॉलोअन गियर जो है 40 चक्कर लगाता है। ठीक, 40 चक्कर लगाता है। तो देखिए ध्यान दीजिए, इधर ये 40 चक्कर लगाता है, इसमें 10 गो दांता है। ये कितना 16 चक्कर लगाता है, इसमें दांता पता नहीं है। तो ये 40 चक्कर 10 दांता, इसका मतलब 10 गुणे 40 इसका टोटल संख्या हो जाएगा। टोटल ऐसे हम लोग कितना बार घूमेगा ये चीज निकाल ले रहे हैं। ठीक, कि टोटल जो दूरी कितना कवर करेगा, तो 10 गुणे 40, 10 दांता 40 चक्कर, तो 10 गुणे 40 हो जाएगा। और यहां देखिए तो दांता की संख्या नहीं पता है, x मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, x गुणे 16 हो जाएगा। दोनों तो बराबर ही ना डिस्टेंस करेंगे, इसीलिए दोनों को क्या कर लिए हम लोग, बराबर कर लिए। अब कटा दीजिए यहां से, देखिए तो 8 दूना 16 और 8 पचे 40, 2 पचे 10 हो जाएगा, यानी कि 5 पचे कितना हो जाएगा, 25। इसका मतलब जो संचालन गियर है ना उसमें कितने दांते हो जाएंगे, 25 दांते हो जाएंगे। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन से मिला लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, 84 का डी आंसर हो जाएगा। डी जो है 25 दांता दिया हुआ है। बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। इसमें 2 प्रकार के दांता है, संचालन दांता है, फॉलोअन दांता है। फॉलोअन दांता में जो है, फॉलोअन जो है चक्कर है, इसमें 10 दांते हैं, इसमें दांता की संख्या नहीं पता है। दांता मतलब ऐसे नहीं निकला रहता है, नुकीला नुकीला, आप लोग देखे होंगे। तो इसमें 10 गो है, 40 चक्कर लगाता है, इसमें पता नहीं है 16 चक्कर लगाता है। तो 16 गुणे x = 10 गुणे 40, दोनों बराबर कर लिए, कितना रहा है, 25 गो दांता है, यहाँ आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है 185 नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 185 नंबर क्या बोला है, पढ़िए। 185 बोला है कि 60 केजी द्रव्यमान के एक पिंड का मंगल ग्रह पर भार 222 न्यूटन है, तो मंगल ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण पूछ रहे कितना होगा। अच्छा एक बात बताइए, आप क्या पढ़े हैं, W = mg पढ़े हुए हैं। ठीक, तो यहां से गुरुत्वीय त्वरण निकालना है, तो G = क्या हो जाएगा, W/m हो जाएगा। तो बस सिंपल रख दीजिए। यहां से भार हम लोग का कितना दिया है, मंगल ग्रह की बात किया है, तो यहाँ 60 केजी, द्रव्यमान 60 केजी दिया है, और भार कितना दिया है, 222 न्यूटन और बट्टा 60 केजी यहाँ से दिया हुआ है। वेट कितना दिया हुआ है, इधर लिख देते हैं, 222 न्यूटन मंगल ग्रह पे है, और यहाँ पे m कितना दिया हुआ है, 60 केजी
दिया हुआ है 60 kg, और हमें g का वैल्यू पूछ रहा है कि g बराबर क्या होगा। तो सिंपल हम लोग पढ़े हैं कि W इक्वल टू mg होता है, बहुत बार आ चुका है अभी तक। तो W इज इक्वल टू mg यानी g बराबर क्या हो जाएगा W बाई m। ये कहीं भी पूछे ना, कहीं भी पूछे, मंगल ग्रह पे पूछे, पृथ्वी पे पूछे, कहीं पे पूछे, आराम से ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करके निकाल लेंगे, ठीक। तब W बाई m यानी कि 222 न्यूटन इसका वर्क है, सॉरी भार है W, और द्रव्यमान कितना है 60 से भाग दे दीजिए। देखिए तो 6 से भाग दे देते हैं, एक पॉइंट खिसका लेंगे तो 36 18 हो जाएगा ना, 36 18 19 20 21 हो जाएगा ना, 22 हो जाएगा, 6 7 42 यानी कि 37 आ रहा ना, एक पॉइंट इसमें लगा दीजिए यानी 3.7। और गुरुत्वाकर्षण का क्या होता है कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही जो हो जाएगा मंगल ग्रह का त्वरण हो जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण 3.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि ऑप्शन से मिला लीजिए। तो किस ऑप्शन में यहाँ से हम लोग का, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी, तो यही आंसर हो जाएगा। बात समझे आप। W इजकल टू एम जी होता है, G इजकल टू W बाई एम, W भी दिया हुआ है, M भी दिया हुआ है, बस भाग दे देना है, 3.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जा रहा है, ठीक। देखिए आज हम लोग ने इसमें 15 क्वेश्चन किए टोटल, 15 नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना देखिए 15 क्वेश्चन किए हैं हम लोग, तो बस आज इतना रहने देते हैं। इसमें हम लोग 15 या 20 क्वेश्चन पर डे देखते हैं। इसमें जो है क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा दिया हुआ था, 15 क्वेश्चन में 8-9 क्वेश्चन जो है ना बहुत अच्छे क्वेश्चन है। तो इसको एक बार और देख लीजिएगा, जहां भी दिक्कत होगा उसको दोबारा जरूर देख लीजिएगा, ठीक। तो चलिए बस आज इतना हम लोग रहने देते हैं, अगले क्लास में हम लोग 185 से आगे की तरफ देखेंगे। तो उम्मीद करते हैं सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थोड़ा इधर आपका जो ऑफलाइन क्लासेज शुरू हो जाने की वजह से ना आपका जो न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है ना वीडियो डेली नहीं मिल पा रहा है, लेकिन कोशिश करेंगे उसमें कि डेली मिले। बस आप लोग देखिए और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए, जितने व्यूज बढ़ेंगे ना और आपके लिए टाइम और ज़्यादा हम निकालेंगे, ठीक। टाइम उसमें से निकालेंगे आपके लिए और वीडियो जरूर मिलेगा, कंटिन्यू मिलेगा। बस आप शेयर करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाइए, ठीक। तो चलिए ओके बाय, अपना ख्याल रखें और प्रैक्टिस जरूर करें। प्रैक्टिस जितना करिएगा उतना ही आपका रिवीजन होगा और एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आसानी से बना लीजिएगा, ठीक। तो चलिए ओके बाय, टेक केयर।